इवनिंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है वो समझाया था। देयर वर 3 स्टेप्स in which the photosynthesis occur. The first one is absorption of the light energy or the you can say sunlight by chlorophyll. In the second step, this light energy is converted to the chemical energy by the chlorophyll and the photolysis of water also occur. The photolysis of water means splitting of the water molecule into hydrogen and oxygen. See guys, in this oxygen can be removed. In this step only the oxygen can be removed out of the plant through the gaseous exchange process. But this hydrogen is used in the third step to reduce the carbon dioxide in the form of carbohydrate. So these are the 3 steps in which the photosynthesis entire mechanism gets completed. But the main thing today which we are going to learn is where in the plant body is all this going on. ये सारी प्रोसेस, ये सारा मैकेनिज्म प्लांट के शरीर में कहां पे हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूं बेटे, लीफ जो होती है, पत्ता जो होता है, ग्रीन लीफ, ये जो है ना, ये मोस्ट सुटेबल प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस माने गए हैं। लीफ इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सुटेबल प्लेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस व्हिच इज कैरिंग फोटोसिंथेसिस इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्लांट फॉर द प्लांट। इज दैट क्लियर? तो ऐसा क्या है लीफ में कि यहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का मतलब है आपने एक लीफ लिया, उसको बीच में से काटा। जब आप लीफ को बीच में से काटेंगे तो आपके पास उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 पार्ट्स हो जाएंगे। मान लीजिए मार्कर एक लीफ है, आपने इसको बीच में से काट दिया, इसके 2 हिस्से हो गए। अब आपको देखना क्या है, आपको इस आधे हिस्से की क्रॉस सेक्शन यानी एंड को देखना है। एक एंड को, जैसे हम वायर में कहते हैं ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आपको साइड व्यू देखना है इसका। अब मुझे यहां पे लीफ का स्ट्रक्चर कैसा नजर आ रहा है, उसको हमने जूम इन करके जब देखा तो हमें वो इस प्रकार से नजर आया। इसमें क्या क्या पार्ट है लीफ के स्ट्रक्चर में, देखिए। सबसे पहले हमारे पास 2 एपिडर्मिस है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। द अपर एपिडर्मिस दैट मींस द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, जो लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट, यंग पार्ट ऑफ द प्लांट को कवर करती है। लीफ इज अ यंग पार्ट ऑफ द प्लांट, तो इसकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या होगी, एपिडर्मिस। 9th क्लास में पढ़ा था हमने। तो ये एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है जिसके एक ऊपर की लेयर है दैट इज अपर एपिडर्मिस और एक नीचे की लेयर है दैट इज लोअर एपिडर्मिस। ठीक है बच्चों, अपर एपिडर्मिस पे हमने यहां पे वैक्सी क्यूटिकल लेयर दिखाई है, क्यूटिन मटेरियल की लेयर, जो क्या करती है, ये वाटर इंपरमिएबल लेयर होती है और रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल करती है, लॉस ऑफ वाटर को कंट्रोल करती है बाय द इंपैक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन जो होना था। तो ये वैक्सी क्यूटिकल लेयर है, अपर एपिडर्मिस है। अब आप अपर एपिडर्मिस के जो सेल्स देख रहे हैं, ये टाइटली पैक्ड सेल हैं हैविंग न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। इज दैट क्लियर? बिलो द अपर एपिडर्मिस एंड अबव द लोअर एपिडर्मिस व्हाटएवर वी हैव इज नोन एज मेसोफिल एरिया। ये क्या है, मेसोफिल सेल्स हैं। क्या है बच्चों, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल उनको कहते हैं जो बिटवीन द 2 एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस से नीचे और लोअर एपिडर्मिस से ऊपर, यानी लीफ के बीच में, बिटवीन द लीफ एग्जिस्ट करने वाले सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, उनको बोलते हैं मेसोफिल। ये 2 प्रकार के सेल्स हैं, एक है पैलिसेड मेसोफिल। क्या है, पैलिसेड मेसोफिल, जो जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस एग्जिस्ट करते हैं, उनको कहते हैं पैलिसेड मेसोफिल। ये क्या होते हैं, ये वर्टिकली इलोंगेटेड होते हैं, ऊपर से नीचे तक इस तरह से खिंचे हुए सेल, जो कि किस तरह से लग रहे हैं, कॉल्यूमिनर इन शेप हैं। किस शेप के हैं, कॉल्यूमिनर इन शेप। तो दिस इज द पैलिसेड मेसोफिल कंटेनिंग अ वैक्यूल एंड द ग्रीन कलर्ड डॉट। ये ग्रीन कलर डॉट क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है, ग्रीन कलर डॉट, क्लोरोप्लास्ट। आप जानते हो ना क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर डॉट की तरह अपीयर करती है और ये वो सेल ऑर्गेनेली है जिसमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है ग्रीन कलर पिगमेंट जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो ये हो गए पैलिसेड मेसोफिल। ये बेसिकली पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स। इसके बाद यहां पे बिलो द पैलिसेड मेसोफिल, अपर एपिडर्मिस से नीचे पैलिसेड मेसोफिल, और पैलिसेड मेसोफिल के नीचे होती है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। क्या होते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। इनकी तो शेप देखो फिक्स्ड है, कॉलमनर शेप है ना, कॉलम की तरह वर्टिकली इलोंगेटेड, बट
ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, इनकी इर्रेगुलर शेप होती है। क्या होती है? इर्रेगुलर शेप होती है। और इसमें दो सेल्स के बीच में गैप ज्यादा होता है, ये ज्यादा लूजली पैक्ड सेल्स हैं। यहां पे गैप आप फिर भी कम देख रहे हैं, इनमें गैप ज्यादा होता है। तो ये बीच में जो गैप है, ये बेसिकली एयर स्पेसेस होती हैं। क्या होती हैं? एयर स्पेसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एयर स्पेसेस? हवा के आने जाने की जगह। देखिए बच्चों, जो लोअर एपिडर्मिस है, इसमें एयरेटिंग पोर होता है। क्या होता है? एयरेटिंग पोर, हवा के आने जाने का रास्ता, एक खाली जगह, पोर। इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। दिस एयरेटिंग पोर इज नोन एज स्टोमेटा। अब स्टोमेटा आगे फर्दर दो चीजों का बना होता है। इट हैज द गार्ड सेल्स विच कैन रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस पोर, एंड द इनसाइड पोर इज नोन एज स्टोमेटल पोर। हर चीज में बड़ी डिटेल में आपको बता रहा हूं। ये जो है, ये गार्ड सेल्स हैं, और इसके बीच का ये जो रास्ता है एयर के अंदर जाने का और बाहर आने का, ये क्या है? स्टोमेटल पोर। दिस स्टोमेटल पोर along with the guard cells, that are the cells which can regulate the opening and closing of the stomata, the guard cells along with this stomatal pore is together called as stomata, which is an aerating pore. यहां से हवा आएगी या जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ऑक्सीजन जाएगी, या ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। जो भी गैसियस एक्सचेंज प्लांट के अंदर होना है, स्टोमेटा एनेबल करेगा। और स्टोमेटा कहां प्रेजेंट है? न्यूमरस स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस। नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। इसके बाद जब हवा यहां आएगी तो एयर वो कहां ट्रैप होगी, कहां प्रेजेंट होगी? इट विल फर्स्ट एंटर इनसाइड द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द मेसोफिल सेल्स। ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, इनके बीच में ये जो एयर स्पेसेस हैं, यहां पे ये गैसियस एक्सचेंज होता है। तो अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है नेम द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, प्लांट लीफ के अंदर साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या है? दैट इज द mesophyll cells containing air spaces. The air spaces present between the mesophyll cell is the site of gaseous exchange in plant. तो ये हो गया, समझ आ गया आपको। अब आप ये देखो, इस पूरे पत्ते में, पूरे लीफ में क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है? कहां फोटोसिंथेसिस हो सकती है लीफ के अंदर? देखिए, अपर एपिडर्मिस के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट होता है मेनली मेसोफिल सेल्स के पास, चाहे वो पेलिसेड मेसोफिल सेल है या स्पॉन्जी मेसोफिल सेल है। एवरी सेल इज हैविंग अबंडेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इनके पास कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं। किसमें? मेसोफिल सेल्स में। दीज आर द पैरेन्काइमा सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद लोअर एपिडर्मिस के पास, लोअर एपिडर्मिस के सेल्स के पास भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द गार्ड सेल्स। ये जो स्टोमेटल पोर के साथ किडनी बीन शेप के गार्ड सेल्स हैं, इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट दो जगह है लीफ के पास, एक मेसोफिल में अंदर और एक लोअर एपिडर्मिस के स्टोमेटा के गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। आई बात समझ? तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है। अब ऐसा स्ट्रक्चर इसको मोस्ट सूटेबल क्यों बनाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये समझो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। व्हाई इज लीफ मोस्ट सूटेबल टू कैरी फोटोसिंथेसिस? लीफ एज अ ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। तो इसके आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। क्या क्या? सबसे पहले, इसका लार्ज सरफेस एरिया है विच इज एक्सपोज टू द सनलाइट। पत्ता जो है ना, ये ऐसा एडाप्टेड स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो फ्लैटेंड है, फैला हुआ है प्लांट के अंदर। स्टेम तो नहीं फैली हुई, रूट्स वैसी सॉइल के अंदर है ना। तो ये जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, लीफ, ये एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, एक लार्ज सरफेस एरिया कंटेन करता है विच इज एक्सपोज्ड टू दी सनलाइट। तो सबसे पहला आप इसका कारण क्या लिखोगे? सबसे पहला कारण है लार्ज सरफेस एरिया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको अलग से एक इमेज भी सेंड कर दूंगा इसकी। लार्ज सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट, फर्स्ट पॉइंट। फिर और आगे आ जाओ, अरे इसके पास तो क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे हैं, तो हैविंग अबंडेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होना, अबंडेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट होना, ये दूसरा इसको एनेबल करता है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कैरी करने के लिए। तीसरा पॉइंट अगर आप देखें तो इसके पास स्टोमेटा भी कई सारे होते हैं जो फास्ट गैसियस एक्सचेंज को एनेबल करते हैं। तो इट हैज न्यूमरस स्टोमेटा, इट हैज न्यूमरस स्टोमेटा, कई सारे स्टोमेटा हैं जो अगेन गैसियस एक्सचेंज को फास्ट करते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस जल्दी हो और ज्यादा हो। फोर्थ पॉइंट,
देखो बच्चों, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये एनसीईआरटी बेस पे बनाया है। एनसीईआरटी बुक में यहां पे हमें जाइलम या फ्लोएम टिश्यू नहीं मेंशन की हुई। आप हेल्प बुक्स देखोगे तो वहां पे इस जगह पर यानी स्पॉन्जी मिजोफिल के बीच में यहां पे आपको क्या मिलेगी, वस्कुलर बंडल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, वस्कुलर बंडल दिखाए हुए कि यहां पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, यानी यहां पे वाटर सप्लाई आ रही है और जो फूड यहां पे प्रिपेयर होगा वो इजीली आगे चला जाएगा, एक्यूमुलेशन की दिक्कत नहीं होगी। यानी अबंडेंस ऑफ द वस्कुलर सप्लाई फॉर इजी फ्लो ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल एज वेल एज द मेन प्रोडक्ट्स कैन इजीली गेट ट्रांसपोर्टेड। तो यहां पर जो अबंडेंस ऑफ द वस्कुलर सप्लाई है वो भी क्या करती है, यहां पे दिखाया नहीं गया एनसीईआरटी के अनुसार, बट यहां पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। तो लीफ के अंदर अबंडेंस ऑफ द वस्कुलर सप्लाई, वस्कुलर सप्लाई मतलब जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसकी सप्लाई अच्छी होने की वजह से मटेरियल की आना जाना पॉसिबल हो पाता है। स्टोमेटा की वजह से गैसियस एक्सचेंज अच्छा होता है, क्लोरोप्लास्ट ने ही फोटोसिंथेसिस करनी है अल्टीमेटली, और लार्ज सरफेस एरिया की वजह से मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब हो पाती है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो लीफ को मोस्ट सूटेबल प्लेस बनाते हैं फॉर कैरिंग फोटोसिंथेसिस। ये तो था लीफ का स्ट्रक्चर। अब हमने कहा लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस बेसिकली हो कहां रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। कहां पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट। तो अब हम पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर कहां हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। 9th क्लास में आप लोगों को सेल चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है विच इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। तो इसकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। 2 तो है इसकी मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। और इसके अंदर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं, थैले की तरह, सैक लाइक यानी थैले की तरह, बोरी की तरह, फ्लैट स्ट्रक्चर। द फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट विच आर नोन एज थाइलेकोइड। थैले से याद रखना, थाइलेकोइड। द फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट विच आर पाइल्ड ओवर ईच अदर। ये एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड है। जैसे हम लोग कैरम खेलते हैं तो उसमें कैरम बोर्ड के जो कॉइन्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर हम स्टैक करते हैं ना, तो ये स्टैक हुआ हुआ है। इज दैट क्लियर? किसका स्टैक हुआ हुआ है, थाइलेकोइड का। द सिंगल फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सिंगल कॉइन जो है वो क्या है, थाइलेकोइड है। थाइलेकोइड के स्टैक को क्या बोलते हैं, ग्राना। क्या बोलते हैं, ग्राना या फिर ग्रैनम, सिंगुलर और प्लूरल वे में। तो ये ग्राना हो गया। इज दैट क्लियर? ये स्टैक ऑफ थाइलेकोइड क्या है, ग्राना। और कई ये ग्रैनम आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। द ग्रैनम्स आर इंटरकनेक्टेड विद द कनेक्शन। दिस कनेक्शन इज नोन एज इंटरग्रैनम कनेक्शन। क्योंकि ये ग्रैनम को जोड़ रहा है इसलिए ये कनेक्शन क्या कहला सकता है, इंटरग्रैनम कनेक्शन या फिर स्ट्रोमा लेमले। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरग्रैनम कनेक्शन या फिर स्ट्रोमा लेमले बोला जाता है इन बीच के कनेक्शंस को, जॉइंट्स को। समझे? और इसके आसपास जो मैंने डॉट लाइक दिखाया है वो है मैट्रिक्स। सेल के अंदर एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी मैट्रिक्स क्या है, स्ट्रोमा मैट्रिक्स। क्या है, स्ट्रोमा मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, इसके क्लोरोप्लास्ट के बेसिकली 2 मेन रीजन है। अकॉर्डिंग टू फोटोसिंथेसिस देयर आर ओनली 2 मेन रीजन, वन इज ग्राना रीजन एंड वन इज स्ट्रोमा रीजन। तो ग्राना रीजन क्या है, दीज फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, थाइलेकोइड का पाइल का स्टैक है ग्राना रीजन। और ग्राना के आसपास जो सराउंडिंग मैट्रिक्स है वो सब है स्ट्रोमा मैट्रिक्स। अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस यही होती है, फोटोसिंथेसिस यही होती है जिसके पहले 2 स्टेप, जो पहले 2 स्टेप मैंने आपको मैकेनिज्म के बताए हैं वो दोनों स्टेप होते हैं ग्राना में। कहां होते हैं, ग्रैनम में। और जो आखिरी स्टेप है, 3rd स्टेप जो है वो कहां होता है, स्ट्रोमा में। अब इस फर्स्ट 2 स्टेप्स को और लास्ट स्टेप को क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको इसका डिफरेंस सिखाऊंगा। पर ये याद रखना, पहले 2 स्टेप ग्रैनम में और आखिरी का स्टेप स्ट्रोमा मैट्रिक्स में होता है। तो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की साइट है क्लोरोप्लास्ट। यहां पे ही पूरी की पूरी तीनों स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाते हैं। अभी आपने पढ़ा कि स्टोमेटा क्या काम आता है। आपने कहा स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज को एनेबल करने का एक पोर है, एक रास्ता है जिससे गैसियस एक्सचेंज एनेबल होगा। ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड दी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ऑक्सीजन बाहर जाएगी। इस तरह से ये पॉसिबल हो पाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एरेटिंग पोर नोन एज स्टोमेटा।
स्टोमेटा अपने आप में दो चीजों से बना है, एक गार्ड सेल और एक स्टोमेटल पोर। जो बीच का होल है इसको स्टोमेटल पोर कहते हैं, पर इसके आसपास जो इसकी निगरानी के लिए बैठे हैं, जो इस रास्ते को कभी खोल देते हैं कभी बंद कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? गार्ड सेल। क्या कहते हैं? गार्ड सेल। जो कि पर्टिकुलरली यहां पे किस शेप के दिखाए गए हैं? किडनी बीन शेप के। किस शेप के दिखाए गए हैं? किडनी बीन शेप के दिखाए गए हैं। तो यहां पे अब मैं आपको स्टोमेटा के बारे में बता रहा हूं। ये स्टोमेटा के दो मेन फंक्शंस हैं। आपने लास्ट ईयर में एपिडर्मिस में भी पढ़ा था कि लोअर एपिडर्मिस पे जो एयरेटिंग पोर्स होते हैं स्टोमेटा, इनके दो मेन फंक्शन होते हैं। ये सिर्फ गैसियस एक्सचेंज एनेबल नहीं करते, इसके साथ साथ गैसेस की आवाजाही के साथ साथ ये रिमूवल ऑफ वाटर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट अपने शरीर में से पानी को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ, कहां से होता है वो रिमूव? लीफ की सरफेस से। रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ट्रांसपीरेशन। वो ट्रांसपीरेशन के रेट को कंट्रोल करना। स्टोमेटा खुलेगा तो सिर्फ गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन भी होगी, वाटर भी रिमूव होगा। तो इसको दोनों चीजें देख के चलनी पड़ती हैं कि इसको अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट बॉडी को भी मेंटेन करना है, और रिमूव करना क्यों जरूरी है ये भी आप समझ लो। जितना पानी ऊपर से उड़ेगा उतना नया पानी और मिनरल नीचे से जड़ों के जरिए एब्जॉर्ब होंगे। रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर ऊपर से पानी उड़ना बंद हो जाएगा तो नीचे से एब्जॉर्ब होना भी बंद हो जाएगा। ये बात याद रखना। इसलिए ये रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कौन करता है? स्टोमेटा। समझ आई बच्चों? पर ये स्टोमेटा अपने आप में खुलता और बंद होता कैसे है, ये एक मेन डायग्राम था, मेन एक्सप्लेनेशन थी, मैंने आपको समझाई। ये बनाना आ जाता है पेपर में, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ बनाना, या फिर ये समझाना कि लीफ क्यों मोस्ट सुटेबल प्लेस है। इसके बाद साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस समझानी आती है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम और जो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे यहां फोटोसिंथेसिस होती है, ये समझाना होता है। थर्ड जो डायग्राम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई पेपर्स में आता है। कैसे? एक्सप्लेन हाउ डज द स्टोमेटा ओपन एंड क्लोजेस, एक्सप्लेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो उसमें आपको ओपन स्टोमेटा और क्लोज्ड स्टोमेटा का डायग्राम बनाना होता है। इसमें हम ये समझाएंगे कैसे कि स्टोमेटा कैसे ओपन और क्लोज होता है। पहले आप स्टोमेटा के बारे में बताओगे क्या है, फिर आप ये बताओगे स्टोमेटा के फंक्शन क्या है, और अब मैं आपको बताता हूं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे रेगुलेट होती है। देखिए बच्चों, स्टोमेटा जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, आसपास ये एपिडर्मिस के सेल हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, और बीच में है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटा बेसिकली क्या करता है? जब ये वाटर और आयंस एब्जॉर्ब करता है, इनफ्लक्स होता है, इसमें एंट्री होती है। सेल में आपने ऑस्मोसिस पढ़ा था ना लास्ट ईयर। ऑस्मोसिस में एंडो ऑस्मोसिस हो तो क्या होता है? सेल स्वेल हो जाता है, और एक्सो ऑस्मोसिस हो, एग्जिट हो सॉल्वेंट की, लिक्विड कंटेंट की, तो क्या होता है? सेल श्रिंक हो जाता है। वही कंसेप्ट ये यूज करता है। इसको बोलते हैं टर्जिडिटी डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। इज दैट क्लियर? कंसंट्रेशन जो सेल की है वो चेंज हो जाती है। कैसे? सबसे पहले स्टोमेटा क्या करता है, जो इसके गार्ड सेल्स हैं, बेसिकली किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? गार्ड सेल की मैं बात कर रहा हूं। गार्ड सेल पोटाशियम आयन इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से उसके सब्सिक्वेंटली इसमें वाटर इनटेक होता है टू मेंटेन द कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ? पोटाशियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, उसकी वजह से वाटर इनटेक हुआ, तो सेल क्या हो गया? स्वेल। सेल क्या हो गया? स्वेल हो गया। कौन सा सेल? गार्ड सेल। बच्चों, गार्ड सेल स्वेल ड्यू टू द इनफ्लक्स यानी एंट्री ऑफ पोटाशियम आयन एंड वाटर। जब ये स्वेल होता है तो एज अ रिजल्ट स्टोमेटा खुल जाता है। ये बड़ी जरूरी चीज याद रखनी है। ओपन स्टोमेटा कब है? जब गार्ड सेल स्वेल है। जब गार्ड सेल क्या है? स्वेल। When the guard cell swell due to the influx of potassium ion and water, the stomata gets open. ये बीच का रास्ता खुल गया, पानी जाएगा और गैसियस एक्सचेंज एनेबल होगा। पर ऑन द आउटफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन एंड वाटर, जब गार्ड सेल पोटाशियम आयन लूज करते हैं तो अल्टीमेटली पानी भी बाहर चला जाता है। इसकी वजह से गार्ड सेल क्या हो जाते हैं? श्रिंक। जब गार्ड सेल श्रिंक होते हैं तो इन दैट केस द स्टोमेटा गेट्स क्लोज्ड। दिस इज द क्लोज्ड स्टोमेटा शोन। When does the stomata gets closed? When the guard cell loses their potassium ion and water. That means on the outflux of potassium ion and water, the guard cells get shrink and the stomata gets closed. समझ आई बच्चों? तो स्टोमेटा को गैसियस एक्सचेंज के साथ साथ क्या मेंटेन करना है? रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन।
इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं। जब हम ये कहते हैं कि इसको दोनों चीजें बैलेंस करनी है, तो एक कैटेगरी दिमाग में आती है डेजर्ट प्लांट्स की। किसकी? डेजर्ट प्लांट्स। ऐसे प्लांट जिनको वाटर अवेलेबिलिटी ग्राउंड सोर्स से बहुत कम है, तो वो जरूरी ये चाहेंगे कि हम जितना पानी लगभग मिल रहा है उसको तो कम से कम बचा के चलें, उसको ज्यादा से ज्यादा देर के लिए यूटिलाइज कर सकें। समझ आई? तो वो हर तरह से क्यूटिकल लेयर को और थिक करके हर तरह से पॉसिबल मेजर्स लेते हैं, एडाप्टेशन होती है उनके शरीर में कि वाटर लॉस सबसे कम हो। तो स्टोमेटा भी उनकी मदद करता है। ऐसे प्लांट्स में डीपली प्रेजेंट संकन स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? संकन स्टोमेटा, छुपे हुए, ताकि सोलर रेडिएशन से जो वाटर लॉस है वो कम से कम हो। ठीक है। और एक और खास बात है डेजर्ट प्लांट के स्टोमेटा की, क्या कि ये स्टोमेटा रात को खुलते हैं। इन्होंने क्या किया कि दिन में धूप ज्यादा होगी, वाटर लॉस ज्यादा होगा, गैसियस एक्सचेंज कर नहीं पाएंगे, गैसियस एक्सचेंज के लिए खुलेंगे तो वाटर उड़ जाएगा सारा। तो उसके लिए इनकी एडाप्टेशन क्या है कि देयर स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बड़े दिमाग वाले निकले, ये तो बहुत अच्छा फायदा पहुंचाया इन्होंने प्लांट को। रात को खुलते हैं, रात को पानी की ट्रांसपिरेशन बहुत कम होगी, माइन्यूट, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट बच्चों ये खुले क्यों? बताओ, सोचो, खुले क्यों? खुले गैसियस एक्सचेंज के लिए। गैसियस एक्सचेंज में इन्होंने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ली। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड ली, किस लिए ली? फोटोसिंथेसिस करने के लिए ली सर। अरे भैया, फोटोसिंथेसिस में फोटो तो है नहीं, रात को लाइट तो है नहीं। अब रात को लाइट नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने का क्या फायदा? और दिन में जब लाइट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है क्योंकि स्टोमेटा बंद है। तो ये इस मुसीबत का हल क्या है? इन्होंने इस मुसीबत का हल भी ढूंढ रखा है। ये क्या करते हैं, जब रात को इनका स्टोमेटा खुलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उसको इंटरमीडिएट फॉर्म में, बीच की एक ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। रात को उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ये ट्रैप कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, इंटरमीडिएट, बीच की फॉर्म। ठीक है। और रात को ये फिर बंद हो जाएंगे। जब दिन के समय पे ये बंद होंगे और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जब ऊपर से सनलाइट आएगी तो उस स्टोर्ड फॉर्म को, उस इंटरमीडिएट फॉर्म को ये वापस रिड्यूस कर लेते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इनके दोनों मकसद हल हो जाते हैं। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेजर्ट प्लांट के अंदर स्टोमेटा रात को खुलता है तो ये फोटोसिंथेसिस फिर कैसे करते हैं। इज दैट क्लियर गाइस?